हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। 2022 का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो आपको करवा दिए थे। उसका आंसर की आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि 2024 के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। और अभी हम उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको बताते हैं। जैसे सब्जेक्टिव में सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन है कि संरचना सूत्र लिखे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखे। किसका? टर्टेरिक एसिड का। टर्टेरिक एसिड पहला है लैक्टिक एसिड 1 का फर्स्ट। इसमें दो क्वेश्चन पूछा है, एक लैक्टिक एसिड का है और एक टर्टेरिक एसिड का है। तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3CHOH और यहाँ पर COOH रहेगा। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लैक्टिक एसिड कहते हैं। और दूसरा पूछा है टर्टेरिक एसिड के लिए, टर्टेरिक एसिड। तो टर्टेरिक एसिड का फॉर्मूला होता है 2COOH वर्टिकली इस तरह से डालना है और बीच में 2 OH ग्रुप रहेगा, HOH, OH और H। तो ये H और OH के ओरिएंटेशन से D और L कॉन्फ़िगरेशन डेवलप होता है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया लैक्टिक एसिड का और ये हो गया टर्टेरिक एसिड का। तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया, 2 मार्क्स का है, सिर्फ बोला है स्ट्रक्चर लिखने के लिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा पूछा है कि एनिलीन इज वीकर बेस। इसको एक्सप्लेन करना है। जो एनिलीन है, जिसको एमिनो बेंजीन आप IUPAC में कहते हैं, कि कहता है कि वो एक वीक बेस क्यों है। तो देखिए पहला तो इसका सॉल्यूशन करें, सॉल्यूशन करेंगे और इसमें लिखेंगे कि एनिलीन का फार्मूला क्या होता है। एनिलीन का फार्मूला होता है NH2। एनिलीन का फार्मूला होता है बेंजीन में NH2, यही एनिलीन है, ठीक है। और इसका बेसिक नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। तो लिखेंगे कि इट हैज बेसिक नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। बट लेकिन ये बहुत अच्छा बेस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका लोन पेयर जो है रेजोनेंस में भाग लेता है। लोन पेयर क्या है? रेजोनेंस में भाग लेता है। बिकॉज बट इट्स लोन पेयर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, लोन पेयर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, so it has less available lone pair electron, less available lone pair electron for donation due to resonance। किसके कारण? रेजोनेंस के कारण। Hence it is वीक बेस। इसीलिए ये क्या है? वीक बेस है। तो क्या है? इसका लोन पेयर रेजोनेंस में चला जाता है NH2 का, तो इसलिए वो लोन पेयर लेस अवेलेबल होता है डोनेशन के लिए। दैट्स वाई वी कॉल इट द एनिलीन इज वीकर बेस। तो ऐसे आंसर करना है इसका। दूसरा है तीसरा क्वेश्चन, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट आयन। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट आयन। देखिए डाइक्रोमेट आयन क्या होता है? Cr2O7 इसी को हम लोग बोलते हैं डाइक्रोमेट आयन। अब इसका स्ट्रक्चर 2 क्रोमियम रहेगा। 7 ऑक्सीजन को 2 क्रोमियम में कैसे डिवाइड करना है देखिए। बीच में एक ऑक्सीजन रखेंगे, बाकी सब जगह ऑक्सीजन इस तरह से देना है। 2- मतलब 2 ऑक्सीजन पर क्या होगा? माइनस होगा। तो ये 2- हो गया और बाकी जितने भी ऑक्सीजन हैं वो सब के सब डबल बॉन्ड से आपको क्या करना है? ऐड कर देना है, जोड़ देना है। तो यही स्ट्रक्चर हो गया डाइक्रोमेट आयन का, जो पोटेशियम डाइक्रोमेट आयन से निकलता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट आयन। तो आपको बोला है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट। सिर्फ आपको स्ट्रक्चर लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। अगला क्वेश्चन है कि गिव एग्जाम्पल ऑफ 2 बाइडेंटेट लिगेंड।
देखिए इसका आंसर करते हैं। दो बाइडेंटेट लिगेंड लिखना है, तो बाइडेंटेट लिगेंड बताइए कि क्या होता है कि बाइडेंटेट लिगेंड्स आर दोज व्हिच गिव्स टू लोन पेयर। क्या करेगा? दो लोन पेयर देता है, उसे बाइडेंटेट लिगेंड कहते हैं। इसमें पहला हम लिखते हैं इथिलीन डाईअमीन, और दूसरा होता है आप ऑक्जेलेट लिख सकते हैं, ऑक्जेलेट। इथिलीन डाईअमीन का फॉर्मूला है NH2 CH2 CH2 NH2। अब यहाँ पर एक लोन पेयर यहाँ है और एक लोन पेयर यहाँ पर है, तो एक लोन पेयर यहाँ से डोनेट होगा कि यहाँ से डोनेट होगा, तो ये बाइडेंटेट लिगेंड हो गया। और ऑक्जेलेट में देखिए दो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, C2O4 2 माइनस, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ से करेगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ से करेगा, तो ये भी क्या हो गया? बाइडेंटेट लिगेंड हो गया। तो आपको बोला है गिव एग्जाम्पल ऑफ टू बाइडेंटेट लिगेंड, तो ये दो एग्जाम्पल आपको बाइडेंटेट लिगेंड के हो गए, इस तरह से याद रखना है। पांचवा क्वेश्चन है कि फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होते हैं। आयनिक में जब आयनिक क्रिस्टल होता है उसमें दो तरह के डिफेक्ट पाए जाते हैं, एक होता है शॉर्टकी डिफेक्ट और एक होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। तो शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है कि केटायन और एनायन अपने जगह से हट जाते हैं, और फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि आयंस जो होते हैं अपने जगह से डिस्प्लेस हो जाते हैं, दूसरे जगह पर चले जाते हैं। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे आंसर, और इसका एग्जाम्पल भी लिखना है कि इट इज अ टाइप्स ऑफ, पेन लेके आइए पेन, इट इज अ टाइप्स ऑफ आयोनिक डिफेक्ट, इट इज अ टाइप्स ऑफ आयोनिक डिफेक्ट इन विच, यह आयोनिक डिफेक्ट है जिसमें केटायंस डिस्प्लेस अपने जगह से हट जाते हैं, डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर लैटिस साइट, डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर लैटिस साइट, वो अपने जगह से क्या होता है? हट जाता है, अपने लैटिस साइट से हट जाता है। एंड ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल पोजीशन, अपने इंटरस्टिशियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है। इससे क्या होता है? डेंसिटी डिक्रीज नहीं करता है, डेंसिटी डज नॉट डिक्रीजेज, इन दिस टाइप्स ऑफ डिफेक्ट। उसके बाद एग्जाम्पल बोला था, तो एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा। तो एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे फ्रैंकल डिफेक्ट का एग्जाम्पल याद रखिएगा AgBr, ठीक है। और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं ZNS, ETC कर दीजिए। तो एग्जाम्पल लिख लेना है फ्रैंकल डिफेक्ट का। सॉरी NaCl होगा, AgBr NaCl ETC। तो फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है? जिसमें केटायंस एनायन अपने जगह से डिसलोकेट हो जाते हैं, इसे हम डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं, और इस डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज नहीं होता है। एग्जाम्पल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर नेटवर्क सॉलिड। देखिए नेटवर्क सॉलिड क्या होता है? जब कोई कार्बन एक जॉइंट स्ट्रक्चर डेवलप करता है, जब कार्बन जो है कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, और कोवैलेंट बॉन्ड इस तरह से बनाए कि वहाँ पर एक लेयर्ड स्ट्रक्चर डेवलप करे, तो उसी को हम लोग कहते हैं नेटवर्क सॉलिड। उसके दो एग्जाम्पल याद रखना है, एक डायमंड और एक ग्रेफाइट। जैसे व्हेन कार्बन एटम फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड एंड फॉर्म a network layered structure
हैविंग 3D अरेंजमेंट इज कॉल्ड क्या? नेटवर्क सॉलिड। इसे हम नेटवर्क सॉलिड कहते हैं। दिस इज कॉल्ड नेटवर्क सॉलिड। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल क्या हैं? तो एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल याद रखिएगा, एक डायमंड और एक याद रखिएगा ग्रेफाइट। ठीक है, तो इस तरह से ये छठा क्वेश्चन था। सातवां क्वेश्चन कि हीलियम इज मिक्स्ड विथ ऑक्सीजन इन रेस्पिरेटरी डिवाइस ऑफ सी डाइवर्स अंडर द सी। इसका रीजन देना है। जैसे जब गोताखोर जो होता है पानी के अंदर जब जाता है तो वो ऑक्सीजन लेकर के जाता है, तो उसमें हीलियम को मिक्स क्यों किया जाता है? तो देखिए, जब हीलियम को मिक्स नहीं करेगा तो होगा क्या कि जब पानी के अंदर जाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज होता है, और जब आप पानी के ऊपर रहते हैं तो वायुमंडलीय दाब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 atm लगता है, जो कि वाटर के अंदर नहीं लगता है, तो वहाँ का दबाव कम होता है। ठीक है, तो दबाव कम होने के कारण नाइट्रोजन ज़्यादा घुल जाएगा ब्लड में। ठीक है, ज़्यादा डिजोल्व हो जाएगा ब्लड में, और जैसे ही फिर आप ऊपर आइएगा तो जब ऊपर आते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, तो प्रेशर बढ़ने के कारण नाइट्रोजन में जो ब्लड में जो नाइट्रोजन डिजोल्व हुआ था उसका सॉलिबिलिटी घटेगा, तो जिसके कारण क्या होता है कि उस एक एयर बबल्स ब्लड में बनने लगता है, जो एक बहुत ही क्रिटिकल मेडिकल कंडीशन डेवलप करता है, बहुत ही डेंजरस होता है। उसी को मेंटेन करने के लिए हीलियम मिक्स कर दिया जाता है कि वहाँ पर सिचुएशन हमेशा सैचुरेटेड रहे और ब्लड में जो एक एयर बबल्स बनता है वो नहीं बन पाए। ठीक है, उसी चीज़ को यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना होगा कि व्हेन सी डाइवर्स goes into sea, then helium gas mixed into ऑक्सीजन। हीलियम गैस को मिक्स कर दिया जाता है किसमें? ऑक्सीजन में। बिकॉज एज द प्रेशर डिक्रीजेस, जैसे ही प्रेशर डिक्रीज करता है, देन सॉलिबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन का सॉलिबिलिटी है वो डिक्रीज कर जाता है, डिक्रीजेस। सो व्हेन डाइवर्स कम बैक टू सरफेस, then there is air bubbles form in blood and create dangerous medical condition, so helium resolve this problem. So helium is mixed with ऑक्सीजन। हीलियम को इसीलिए क्या किया जाता है? ऑक्सीजन में मिक्स्ड कर दिया जाता है। देन एक सिचुएशन जो वहाँ पर एक मेडिकल कंडीशन डेवलप होता है वो वहाँ पर नहीं आ पाता है, तो इसीलिए हीलियम को क्या करते हैं? एयर में डिसॉल्व कर दिया जाता है। तो इतना आंसर आपको लिखना है, चूंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन नहीं करना है। एक्सप्लेन द ब्लीचिंग प्रॉपर्टी ऑफ ओजोन, इसका क्या आंसर होगा? तो देखिए पहले समझ लीजिए, ओजोन जो होता है एक अनस्टेबल गैस है। ओजोन O3 को बोलते हैं, ये टूटता है, टूट करके ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन देता है, और वो जो नेसेंट ऑक्सीजन होता है हाईली रिएक्टिव होता है और उसका डीकलराइज कर देता है, उसको डीकलराइजेशन के लिए यूज करते हैं। तो यही इसका प्रॉपर्टीज है कि एज वी नो ओजोन इज अनस्टेबल कंपाउंड। ओजोन क्या है? एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है। इट डिसोसिएट इनटू नेसेंट ऑक्सीजन, और हम लोग नेसेंट ऑक्सीजन को स्क्वायर ब्रैकेट O करके लिखते हैं। एक नेसेंट ऑक्सीजन देता है
विच ऑक्सीडाइज टू अदर, जो दूसरे को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करा देता है, ऑक्सीडाइज टू अदर, एंड H2O इज फॉर्म्ड, और H2O भी देता है, यानी कि H2O नहीं, O2 ऑक्सीजन गैस फॉर्म करता है, ऑक्सीजन गैस। जैसे ये O3 है, और O3 क्या होता है, जरा सा हीट मिलने पर ये O2 ऑक्सीजन गैस तो देता ही और नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। सो ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग, ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग नेचर, it has tendency to bleach, so it has bleaching properties, बस इतना ही लिखना है। so it has bleaching properties, ठीक है। ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज क्यों होता है, नेसेंट ऑक्सीजन के वजह से, क्योंकि यही क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लीच करने के लिए, ठीक है। कलरिंग, डीकलराइज कर देता है ऑक्सीडेशन की वजह से। तो ये था ओजोन का। अगला है व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। मतलब कि आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बताना है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जो 100% टूट जाता है जब उसको वाटर में डालते हैं तो, और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो होता है जो 100% डिसोसिएट नहीं होता है। इसके बारे में आप पढ़े होंगे कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो ऑर्गेनिक नहीं हो सकते, वो हमेशा इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं, और जो ऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक साल्ट्स वीक होते हैं हमेशा। तो इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं कि द इलेक्ट्रोलाइट्स विच डिसोसिएट 100% इन एक्वस, एक्वस में 100% डिसोसिएट होता है। और ये एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे HNO3, HCl, H2SO4, NaCl, ETC, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐसे डालेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट, और लिखेंगे कि द इलेक्ट्रोलाइट which gives less than 100% dissociation, less than 100% dissociation, 100% डिसोसिएशन से कम रहता है, उसी को क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे CH3COOH, HCOO होल ट्वाइस, ऑक्जेलिक एसिड, ये सब। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये आपसे पूछा था, एक एक एग्जाम्पल आपको सबको दे देना है। उसके बाद है व्हाट आर एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है कि एक किसी खास टाइम इंटरवल पर जब हम चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को ऑब्जर्व करते हैं, और इंस्टेंटेनियस होता है कि किसी क्षणिक समय पर, किसी इंस्टेंट टाइम पर जब हम रिएक्शन में के जो कंसंट्रेशन में बदलाव को देखते हैं, उसी को कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो दोनों को अलग अलग करके आपको लिखना होगा। पहले लिखिएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट, ये क्या होता है कि इट इज डिफाइंड एज, ऐसे लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एवरेज टाइम। यहां पर एवरेज टाइम लिखना है क्योंकि एवरेज सब टाइम का बात होता है, टू एवरेज टाइम इंटरवल, एवरेज
टाइम इंटरवल। तो एक एवरेज टाइम इंटरवल में जो हम देखते हैं या एक टाइम गैप में देखते हैं तो उसको बोलते हैं एवरेज रेट। और इंस्टेंटेनियस रेट होता है जब इंस्टेंट टाइम पर चेंज देख रहे होते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट। तो इसमें लिख लेना है कि इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इंस्टेंटेनियस टाइम, इंस्टेंटेनियस टाइम। अगर टाइम इंस्टेंटेनियस है तो इंस्टेंटेनियस रेट होगा, और अगर टाइम एवरेज है तो एवरेज रेट होगा। मतलब जो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन है वो टाइम के अकॉर्डिंग डिपेंड कर रहा है कि चेंज इन कंसंट्रेशन आप इंस्टेंटेनियस टाइम पर देख रहे हैं या फिर एवरेज टाइम में देख रहे हैं, एक फिक्स टाइम इंटरवल में आप देख रहे हैं। एवरेज का क्या मतलब होता है? एक फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल। ठीक है, तो ये हो गया 10 नंबर क्वेश्चन। 11 में है कि व्हाट इज कार्बाइल एमीन रिएक्शन, व्हाट इज कार्बाइल एमीन रिएक्शन। कार्बाइल एमीन रिएक्शन क्या है कि जब प्राइमरी एलिफेटिक या एरोमेटिक एमीन क्लोरोफॉर्म एक्वस KOH के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो एक फिनाइल आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट देता है। व्हेन प्राइमरी एरोमेटिक, आप एरोमेटिक ले सकते हैं या फिर एलिफेटिक भी ले सकते हैं। प्राइमरी एरोमेटिक या एलिफेटिक एमीन react with chloroform in presence of aqueous KOH, then phenyl isocyanide is formed. It is called कार्बाइल एमीन रिएक्शन। इसे हम क्या कहते हैं? कार्बाइल एमीन रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद आपको एक रिएक्शन यहाँ पर लिख लेना है। ये हो गया प्राइमरी एरोमेटिक एमीन CHCl3 एक्वस KOH, और यहाँ पर ये फिनाइल NC बन जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? KCl ये सब बनता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बाइल एमीन रिएक्शन। वेरी बैड ऑर्डर होता है। अगला है कि एक्सप्लेन विथ मैकेनिज्म दैट OH ग्रुप इन फिनॉल इज ऑर्थो एंड पारा पोजीशन। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है। फिनॉल का फॉर्मूला होता है ये, बेंजीन में OH ग्रुप। तो बोला है कि बताइए मैकेनिज्म से कि इस मतलब कि ऑर्थो और पारा पर, यहाँ पर क्या हुआ? ऑर्थो, और ये क्या हो गया? पारा। ये क्या हो गया? मेटा। ऑर्थो और पारा पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो आपको क्या करना है कि पहले रेजोनेंस दिखा देना है। क्या दिखाना है? रेजोनेंस। लोन पेयर ऐसे उतरेगा, ये ऐसे आएगा। तो अब डबल बॉन्ड OH यहाँ माइनस हुआ, फिर माइनस उतरेगा, ये यहाँ आएगा। OH पर प्लस होगा, माइनस ऐसे उतरेगा, फिर यहाँ आएगा। तो इसमें होता क्या है कि नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पर अपीयर हो रहा है? ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पर। तो यहाँ पर लिखेंगे कि हेयर, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम एबव it is observed that कि pi electron density is maximum
एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ठीक है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, हेंस OH ग्रुप इज OP डायरेक्टर, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो ये 12 नंबर था। 13 नंबर देखते हैं, क्या बोला है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज ग्रेटर देन कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन। अगर सेम कार्बन एटम वाला अल्केन ले और सेम कार्बन एटम वाला अल्कोहल ले तो कहता है कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, एक्सप्लेन कीजिए। देखिए आंसर करेंगे और अच्छे से लिखेंगे इसमें कि इन अल्कोहल देयर आर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। सो इट हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट, बट अल्केन डू नॉट हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्केन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, सो इट हैज़ लोअर बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लोअर होता है। ठीक है, तो ये था 13 नंबर। 14 नंबर है कैनिजारो रिएक्शन क्या है? चलिए इसका आंसर फटाफट कर लेते हैं। देखिए कैनिजारो रिएक्शन कहते हैं कि जब अल्फा हाइड्रोजन होता है तो डाइल्यूट बेस के केस में वो क्या करता है, बेस के प्रेजेंस में सेम कंपाउंड ऑक्सीडाइज भी करता है और रिड्यूस भी करता है। ठीक है, व्हेन अल्डिहाइड और कीटोन, व्हेन अल्डिहाइड और कीटोन विदाउट अल्फा हाइड्रोजन रिएक्ट विथ अल्कली या फिर बेस, देन डिस्प्रोपोर्शनेशन टेक प्लेस। डिस्प्रोपोर्शनेशन टेक प्लेस। द रिएक्शन इज known as कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारोस रिएक्शन। और आपको क्या करना है, एक छोटा सा रिएक्शन यहाँ पर लिख देना है। जैसे HCHO 2 मॉलिक्यूल लेंगे प्लस कॉन्सेंट्रेटेड NaOH KOH आप कुछ भी ले सकते हैं, और तब ये फॉर्मिक एसिड देगा और मिथाइल अल्कोहल देगा। ठीक है, यही रिएक्शन कहलाता है कैनिजारो रिएक्शन। नेक्स्ट आते हैं 15 नंबर में कि एक्सप्लेन द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। देखिए सोप जो होता है वो हायर फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो एक मिसेल का फॉर्मेशन कर लेता है। तो मिसेल कैसा होता है? जब हाई कंसंट्रेशन होता है तो उसको मिसेल बोलते हैं, लो कंसंट्रेशन पर सिंपल इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो हाई कंसंट्रेशन जब इलेक्ट्रोलाइट का लेते हैं तो एक मिसेल बनाता है, तो उसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक 2 पार्ट होते हैं। हाइड्रोफिलिक पार्ट जो वाटर लविंग होते हैं और हाइड्रोफोबिक पार्ट जो वाटर रिपेलिंग होते हैं। तो जो जैसे ग्रीज लगा हुआ है या कोई अगर डर्ट है वहाँ पर, तो वो हाइड्रोफोबिक पार्ट होते हैं। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट से कनेक्ट हो जाते हैं और हाइड्रोफिलिक पार्ट जो होते हैं वो वाटर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो जब वाटर का फ्लो होता है तो उसके साथ बॉन्ड बन जाने के कारण उस मिसेल के साथ जो डर्ट है वो भी रिमूव हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम पहले थोड़ा समझा भी लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसे ग्रीस लगा हुआ है, यहाँ पर एक मिसेल फॉर्म हो गया, ऐसे मिसेल। तो होगा क्या कि बाहर के तरफ OH माइनस होता है, बाहर के पास क्या होता है? माइनस चार्ज। हाइड्रोफिलिक पार्ट ये वाटर है, ये सारा खेल कहाँ पर हो रहा है? वाटर में हो रहा है। तो अब जो ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो अंदर आ जाएगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट अंदर आएगा जो इस ग्रीस के साथ अटैच हो जाता है।
तो जब वाटर इस तरह से मूव करेगा तो ये पूरा सिस्टम यहाँ से मूव करेगा, निकलेगा बाहरी सरफेस से, और इस तरह से ये क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है। यही क्लींजिंग एक्शन के बारे में आपसे पूछा है। तो चलिए इसको आंसर कर लेते हैं हम लोग। अब समझ गए हैं, आंसर लिखेंगे कि व्हेन सोप इज यूज्ड देन इट फॉर्म मिसेल, मिसेल बनाता है, which have हाइड्रोफिलिक पार्ट अटैच्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल, या सीधे वाटर लिख सकते हैं, while हाइड्रोफोबिक पार्ट अटैच्ड विथ डर्ट। हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या होता है, डर्ट जो गंदगी होता है उसके साथ अटैच हो जाता है, विथ डर्ट, ठीक है। व्हेन वाटर फ्लो देन dirt remove from surface in that flow, उस फ्लो में डर्ट क्या होते हैं, वहां से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये फिगर भी आप चाहें तो आप बना सकते हैं, लेकिन ऐसे ज़्यादा जरूरी नहीं है, ये बात लिखना होगा कि when soap is used then it form micelles which have hydrophilic part attached with water while hydrophobic part attached with dirt, when water flow then dirt remove from surface in that flow। आप इस तरह से भी इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो चीज़ों को समझ करके और लिखना चाहिए। 16 नंबर है कि राइट द नेम ऑफ कंपाउंड ऑब्टेन्ड वन ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ डीएनए। देखिए आंसर लिखिए इसका। जैसा कि आपको पता है डीएनए का जब स्ट्रक्चर आप पढ़े थे बायोमोलिक्यूल्स में, तो वहाँ पर बताए थे कि जो डीएनए होता है ना, वो 3 तरह का पैटर्न डेवलप, शुगर फॉस्फेट बेस का एक स्ट्रेन डेवलप होता है, शुगर फॉस्फेट बेस। जब आप उसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो वही शुगर, वही फॉस्फेट और वही बेस मिलेगा। तो जब व्हेन डीएनए अंडरगोज कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, डीएनए जाता है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, देन इट गिव्स, पहला में बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज, ठीक है, जो कि क्या होता है, शुगर होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, शुगर। दूसरा देता है फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, जिसे हम फॉस्फेट बोलते हैं, फॉस्फेट डेवलप करता है। और तीसरा होता है बेस, और ये बेस जो होता है कुछ नहीं, एडेनाइन होता है, ठीक है। तो यही जब आप इसको हाइड्रोलिसिस करिएगा डीएनए को, तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के बाद यही 3 तरह के कंपाउंड्स बनते हैं, और उसका नाम हम यहाँ पर लिख दिए हैं। अगला है कि व्हाट आर आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। पता नहीं ये कितना बार पूछा जा चुका है, पूछेगा भी या नहीं, ये बहुत सिंपल सा टास्क है। देखिए जब भी आप आइडियल और नॉन आइडियल का आंसर कीजिए तो उसमें आप कुछ भी लिखिए, नहीं लिखिए, एक बात उसमें मेंशन होना चाहिए, डेल एच मिक्सिंग 0, डेल वी मिक्सिंग 0 रॉल्ड्स लॉ को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बात आपको मेंशन करना है। बाकी आप लिख सकते हैं, जैसे अभी देखिए कैसे लिखना है इसको। आइडियल सॉल्यूशन पहले लिखते हैं, आइडियल सॉल्यूशन लिख करके डैश देना है आपको, और फिर लिखना है कि द सॉल्यूशन which have del H mixing equal to 0 and del H mixing, sorry del V mixing, यहाँ पर भी कर देना, del V mixing equal to 0 and
ओबे राउल्ट्स लॉ, और क्या होता है कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है। तो इतना ही आपको लिखना है, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, डिटेल में नहीं करने के लिए करा है। 2 नंबर में बहुत ज़्यादा नहीं लिखना होता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन लिख करके डैश दीजिएगा और इसमें लिखिएगा कि द सॉल्यूशन विच हैव डेल एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, डेल भी मिक्सिंग not equal to 0 and do not obey Raoult's law, और वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो एक और चीज़ मेंशन कर सकते हैं कि PA नॉट इक्वल टू PA नॉट एक्स है, सॉरी ये आइडियल है ना, तो इसमें इक्वल कर देना है, PA इक्वल टू PA नॉट एक्स है। यहाँ क्या कर देंगे, PA इक्वल टू नॉट इक्वल टू PA नॉट एक्स है। तो ये इतना कर दीजिएगा तो ये आइडियल और नॉन आइडियल का आंसर हो जाता है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन दो सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हो जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक pressure is called isotonic solution, ठीक है। मतलब कि पाई 1 इक्वल टू पाई 2, फर्स्ट सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू सेकेंड सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर। 2 नंबर का क्वेश्चन है, एक लाइन का आंसर हो जाता है इसका। उसके बाद है गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। चलिए इसका भी आंसर कर लेते हैं। तो पहले समझ लीजिए होमोजीनियस कैटालिसिस किसको बोलते हैं। तो होमोजीनियस कैटालिसिस बोलते हैं कि जब रिएक्शन और कैटलिस्ट का फेज सेम हो तो होमोजीनियस, और रिएक्शन और कैटलिस्ट का फेज डिफरेंट हो तो उसको हम लोग हेट्रोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग अब लिखेंगे द सॉल्यूशन होमोजीनियस कैटालिसिस पहले लिख लेते हैं, होमोजीनियस कैटालिसिस। देखिए होमोजीनियस कैटालिसिस क्या है, व्हेन रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट are in same phase is called homogeneous catalysis। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ईस्टर का आप हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ठीक है। जैसे CH3COO C2H5, आप इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं प्लस H2O, ऐसे लिखते हैं। एक्वस फेज है, यहाँ भी वाटर का एक्वस फेज है, और CH3COOH बनता है जो एक्वस फेज में है, और C2H5OH बनता है जो ये भी क्या है, एक्वस फेज में। तो हम देख रहे हैं रिएक्शन और रिएक्टेंट और जो कैटलिस्ट है वो सेम फेज में है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, होमोजीनियस कैटालिसिस। फिर लिख लेंगे हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो इसमें दोनों फेज क्या हो जाना चाहिए, डिफरेंट हो जाना चाहिए। जैसे व्हेन reactant and product are in different phase
रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट नहीं, रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट लिखना है, रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट different phase, then it is called heterogeneous catalysis. Heterogeneous catalysis. और यहीं पर आपको इसका एक एग्जाम्पल दे देना है। एग्जाम्पल में आप लिख लीजिएगा, जैसे कि नाइट्रोजन हैबर प्रोसेस और हाइड्रोजन आयरन और प्लैटिनम, ये क्या है, सॉलिड स्टेट में होता है, जबकि ये सब गैसेज स्टेट में। तो यहाँ आकर के अमोनिया गैस बनाया। तो ये एग्जाम्पल हो गया किसका, हेट्रोजीनियस का। तो जब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम फेज में है तो होमोजीनियस, जब ये डिफरेंट फेज में है तो हेट्रोजीनियस। तो इसी हो गया होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। आगे, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ लीचिंग इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम मेटल। देखिए होता क्या है, यहाँ पर हम इसको अब लिखेंगे, जो मेटल एल्युमिनियम का जो एक्सट्रैक्शन होता है वो लीचिंग प्रोसेस क्यों इस्तेमाल किया जाता है, बस उसका एक ही मकसद होता है कि एल्युमिनियम चूंकि हाईली रिएक्टिव होता है और इससे भी ज़्यादा रिएक्टिव जो इसके अंदर इम्प्योरिटी होता है ना, वो होता है। तो जो एल्यूमिना होता है Al2O3, वो हाईली प्योरेस्ट फॉर्म चाहिए। इसी के चलते हम लोग लीचिंग प्रोसेस करते हैं, यानी लीचिंग किया जाता है ओर को मतलब बहुत ज़्यादा प्योरीफाई करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे कि व्हेन इम्प्योरिटी, ऐसे लिखते हैं, इम्प्योरिटी ऑफ एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव, इम्प्योरिटी ऑफ एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्युमिनियम, सो वी नीड highly purest form of aluminum. That's why we make लीचिंग प्रोसेस, उसको लीच करते हैं, एक प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर का मेथड है। वी मेक लीचिंग प्रोसेस टू obtain a highly purest form of aluminium Al2O3, जिसे हम क्या बोलते हैं, एल्यूमिना कहते हैं। तो यही यूटिलिटी है लीचिंग का, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा हाँ, ये तो देखिए अभी 20 हमने शॉर्ट क्वेश्चन कर लिया हुआ है। अब इसके बाद आता है लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में क्या है, देखिए आई विल ट्राई टू मेक एज फार एज पॉसिबल। जैसे हम ज़्यादातर बोल के लिखेंगे क्योंकि लिखने में बहुत समय लगेगा। पहला 21 नंबर में है, पहला कहता है कि KMnO4 को एसिडिफाइड किया जाए, मतलब क्या होता है, एसिडिक सोल्यूशन द फॉलोइंग। SO2 को जब आप एसिडिक KMnO4 के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है। देखिए SO2 को जब आप H2SO4 ले लीजिए, ठीक है, और KMnO4 ले लीजिए, क्योंकि एसिडिफाइड कह रहा है तो आपको कोई एसिड लेना पड़ेगा। तो क्या प्रोडक्ट बनता है, तो देखिए करना क्या है कि इसमें थोड़ा लॉजिक लिख लेना है। ठीक है, अभी हम पहले प्रोडक्ट लिख लेते हैं, उसके बाद हम लॉजिक लिख लेंगे। यहाँ पर ये जो है ये K2SO4 बना लेता है, K2SO4 बना लेता है, उसके बाद MnSO4 बना लेता है और वाटर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर के डिस्कशन है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, +6 हो गया है ना। मैग्नीज का देख लीजिए, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है और यहाँ पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया है, +2 हो गया है। तो यहाँ पर एक रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट करता है। ये रेडॉक्स रिएक्शन के कारण ये जो सॉल्यूशन प्रिपेयर मिक्सचर जो तैयार होता है वो एक कलरलेस कंपाउंड प्रिपेयर्ड होता है। ठीक है, ड्यू टू रेडॉक्स रिएक्शन इट इज डीकलराइज्ड। रेडॉक्स रिएक्शन के कारण इसका जो कलर है वो डिसअपियर हो जाता है। तो ये सारा बात जो अभी हम बोल रहे हैं पूरा एकदम लिखना पड़ेगा इसको, जैसे हम इसको लिखने का कोशिश करते हैं। देखिए हियर फ्रॉम reaction it is observed that oxidation
state of sulfur increases, that is it is oxidized, but manganese decreases its oxidation state from +7 to +2, hence it has a redox reaction, फिर लिखेंगे ड्यू टू redox reaction के कारण डीकलराइजेशन टेक प्लेस, जो KMnO4 का कलर है वो डिसअपियर हो जाता है, टेक प्लेस, एंड ए मिक्सचर ऑफ कलरलेस प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड। ठीक है, और भी बहुत सारा लिखा जा सकता है इसके बारे में अभी, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि कम से कम इतना जरूर लिखें। ठीक है, इसमें हम एक और चीज़ आपको थोड़ा सा, 2 नंबर क्वेश्चन में बोला है K2Cr2O7 का फिर लिख लेना है आपको इसी में। देखिए हम यहाँ पर दूसरा नंबर दे करके और रिएक्शन ऑफ SO2 विथ एसिडिफाइड K2Cr2O7 ये यहाँ पर मेंशन कर लेंगे, और उसके बाद इसके बारे में अब लिखेंगे कि SO2 सेम यहाँ भी रिडॉक्स रिएक्शन मतलब होता है। पहले रिएक्शन लिख लेंगे SO2 प्लस H2SO4, चूँकि एसिडिक कंडीशन है, K2Cr2O7। अब ये यहाँ पर देखिए K2SO4 डेवलप तो करेगा ही, पोटेशियम सल्फेट, उसके बाद क्रोमियम का भी सल्फेट यहाँ पर डेवलप करेगा, Cr2SO4 प्लस H2O। तो एक रिएक्शन आपको दिखा देना है, यहाँ भी लिखना है कि रेडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस हियर। पहले ऑक्सीडेशन देख लीजिए, यहाँ पर इसका +4 है और यहाँ पर आकर के इसका क्या हो गया, +6 आ गया, और क्रोमियम का यहाँ पर 14 और 12 यहाँ पर +6 है, और यहाँ पर भी क्या है Cr2, तो ये हो जाएगा 6 +3 है। ठीक है, +3 है, तो 6 से जब 3 जाएंगे तो यहाँ घट रहा है, +4 से 6 जा रहा है तो ऑक्सीडाइज कर रहा है। हियर रेडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस, and SO2 is oxidized and K2Cr2O7 is reduced। तो मतलब ये सब चीज़ करके आपको लॉन्ग क्वेश्चन में कम से कम 1 पेज तक का आपको उसको भरना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि राइट द प्रिंसिपल ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस, और ये CuSO4 से कैसे रिएक्ट करता है। तो देखिए अभी हम आपको हैबर प्रोसेस थोड़ा सा बात करते हैं। तो हैबर विधि में अमोनिया बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको पहले आंसर क्या करना है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर भी इसमें बनाना पड़ता है। तो व्हेन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, आपको नाइट्रोजन लेना है और हाइड्रोजन लेना है, रेशियो होगा 1:3, इज टेकन इन द रेशियो ऑफ 1:3, then NH3 is formed at 200 atm and 400 to 700 केल्विन टेम्परेचर भी बहुत हाई रहता है, और बहुत हाई प्रेशर पर अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 रेशियो में जब हम लेते हैं
तो वो क्या बनता है, अमोनिया बनता है। दिस इज कॉल्ड हैबर्स प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड, या एक मिनट, एक और चीज़ में यहाँ पर हम लोग मेंशन कर लेंगे, इसमें कैटलिस्ट हम लोग मेंशन कर लेंगे। हेयर आयरन इज यूज्ड एज कैटलिस्ट, लॉन्ग क्वेश्चन है तो लॉन्ग क्वेश्चन टाइप से मतलब पूरा डिटेल में लिखिएगा। हेयर आयरन इज यूज्ड एज कैटलिस्ट एंड मोलिब्डेनम, एमओ, एमओ को यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, मोलिब्डेनम इज यूज्ड एज प्रोमोटर। मोलिब्डेनम को कैसे यूज करना है, प्रोमोटर के फॉर्म में, तो मतलब मोलिब्डेनम आयरन को एक्टिवेट करता है और आयरन से रिएक्शन कैटेलाइज्ड होता है, ठीक है। नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं, नाइट्रोजन इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम एयर, एयर में आप जानते हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन सब कुछ होता है, तो एयर से हमको क्या मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है। एंड H2 इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम नेचुरल गैस, जो नेचुरल गैस है वहीं से हाइड्रोजन गैस ऑब्जर्व होता है, ठीक है। तो कंप्रेसर में जब इसको हम लोग डालते हैं, अब चूंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है तो आपको कंप्रेसर का यूज करना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन तो होता क्या है कि 15% N2 एंड H2 इज यूज्ड टू फॉर्म अमोनिया एंड द गैसियस, जो गैसेस फॉर्म का जो नाइट्रोजन गैस है, द गैसियस फॉर्म ऑफ N2 एंड H2 इज रिसाइकल्ड, ठीक है, रिसाइकिल कंटिन्यू करते हैं और वो फिर से दोबारा 98% NH3 इज फॉर्म्ड बाय रिसाइकल्ड, सॉरी रिसाइकल्ड N2 एंड H2 जो आप यूज करते हैं ना, तो 15% ही नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यूज हो पाता है। फिर जब आप उसको कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो ठंडा करने के बाद जो लिक्विड NH3 है वो तो बाहर निकल जाता है, लेकिन जो गैसेस NH2 है उसको फिर से रिसाइकिल करके और फिर से हम उसको कंप्रेसर में डालते हैं और फिर से वो अमोनिया बनने के लिए जाता है। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा हम लोग स्ट्रक्चर बना के आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, यहाँ से नाइट्रोजन ले रहे हैं N2 फ्रॉम एयर, उसके बाद ले रहे हैं H2 फ्रॉम नेचुरल गैस, ठीक है। अब ये यहाँ से आया, ये यहाँ से आया। अब इसको क्या करते हैं कि हम लोग 200 ATM प्रेशर, 200 ATM प्रेशर पर इसको ले जा करके और हम लोग क्या बनाते हैं, यहाँ पर NH3 बन गया और NH3 बना तो यहाँ का टेम्परेचर जो होता है आपको यहाँ पर बताया जा चुका है 400 केल्विन से लेकर के 700 केल्विन से। तो इसको फिर हम कूल्ड करते हैं, कूल्ड जो NH3 है वो बाहर निकल जाता है और यहाँ से जो बचा हुआ N2 प्लस H2 है जो गैसियस फॉर्म में है वो फिर से यहाँ से रिसाइकिल्ड हो जाता है, ठीक है। तो यही हैबर विधि है कि नाइट्रोजन लेना है एयर से, हाइड्रोजन लेना है नेचुरल गैस से, 200 ATM प्रेशर पर इसको डालना है, टेम्परेचर रखेंगे 400 से 700 और क्या बन जाएगा, अमोनिया। तो अमोनिया में से अभी अमोनिया जो बना है तो वो जो ठंडा जब उसको हम करते हैं तो जो गैसियस फॉर्म होता है, जो ठंडा करते हैं तो लिक्विड अमोनिया बाहर निकल जाता है और जो गैसियस NH2 H2 है वो यहाँ से फिर से बाहर निकलता है और ये यहाँ पर इसको फिर से 200 ATM पर अप्लाई करते हैं तो फिर कुछ और अमोनिया यहाँ पर बनेगा। तो ये रिसाइकिल्ड हो करके और इस तरह से ये बनते रहता है। इसी विधि का नाम है हैबर प्रोसेस। लेकिन इसमें एक और छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ दिया है कि हाउ डज रिएक्ट विथ CuSO4 सॉल्यूशन। माने ये हैबर विधि तो आप बताइए ही, लेकिन आप ये भी बताइए कि NH3
CuSO4 से रिएक्ट करके क्या देता है। देखिए ये भी हम लोग लिखते हैं, व्हेन CuSO4 रिएक्ट विथ NH3 देन ब्लू कलर का एक सॉल्यूशन बनता है, ब्लू सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। जैसे CuSO4 का रिएक्शन NH3 से कराते हैं तो Cu NH3 और यहाँ पर SO4, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है और उसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है, ये कंपाउंड बन जाता है। तो यही चीज़ आपसे पूछा गया था। आगे देखते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में आप कैसे विभेद करेंगे, मतलब किस चीज़ से आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करेंगे। तो देखिए इसमें तो कई मेथड से आप इसको बना सकते हैं। विक्टर मेयर टेस्ट आप बना सकते हैं, या फिर आप लुकास टेस्ट, सबसे इजी रहेगा आपके लिए, वो भी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए लुकास टेस्ट आपको बताते हैं। आंसर लिखेंगे कि प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल distinguished by लुकास टेस्ट। आप चाहें तो दूसरा टेस्ट भी दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। हमको यहाँ पर आसान लगता है लुकास टेस्ट, तो इसलिए लुकास टेस्ट से भी आप अलग कर सकते हैं इसको। अनहाइड्रस, पहले लुकास टेस्ट बता देना है कि द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2 and HCl is called लुकास रिएजेंट। इसे हम क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे पहला में लेते हैं अब हम टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल में लिखेंगे कि जब लुकास रिएजेंट व्हेन टर्शियरी अल्कोहल रिएक्ट विथ, कैसे लिखना है वही बता रहे हैं एग्जाम में। व्हेन टर्शियरी अल्कोहल रिएक्ट विथ लुकास रिएजेंट देन turbidity appear, turbidity appear क्विकली, ठीक है। टर्बिडिटी तुरंत आता है। यहाँ पर अब रिएक्शन लिख लेना है आपको, टर्शियरी अल्कोहल का, ये हुआ 3 डिग्री अल्कोहल, और यहाँ पर अनहाइड्रस ZnCl2 और HCl लेना है। तो ये देखिए टर्शियरी अल्काइल हैलाइड बनता है, इसका नाम हो जाएगा 2-chloro-2-methyl ब्यूटेन, सॉरी ब्यूटेन नहीं होगा, 3 कार्बन आएगा ना तो प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन। और ये यहाँ पर क्या लिख देंगे कि टर्बिडिटी अपीयर क्विकली, टर्बिडिटी अपीयर क्विकली, तुरंत टर्बिडिटी आता है, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, कुछ बात लिख करके टर्शियरी अल्कोहल को इस तरह से जस्टिफाई करना है, और इसके बाद फिर आपको सेकेंडरी अल्कोहल लिख करके, जैसे हम इसको ऊपर की तरफ बढ़ाते हैं, दूसरा नंबर दे करके फिर आप यहाँ लिखिएगा सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी
अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल में लिखिएगा कि व्हेन सेकेंडरी अल्कोहल रिएक्ट विथ लुकास रिएजेंट, then turbidity appear slowly, धीरे धीरे टर्बिडिटी आता है। टर्बिडिटी क्या होगा? धीरे धीरे आएगा। अब इसके लिए फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक सेकेंडरी अल्कोहल बना लेना है। ये हो गया सेकेंडरी अल्कोहल, और एनहाइड्रस ZnCl2 HCl डाल करके और यहाँ पर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बना लेना है। ठीक है, ये हो जाएगा, इसका नाम 2-क्लोरोप्रोपेन। और यहाँ लिखेंगे टर्बिडिटी एपियर स्लोली, टर्बिडिटी एपियर स्लोली। तो ये सेकेंड डिग्री हो गया। उसी तरह से और आगे बढ़ेंगे और अब फर्स्ट डिग्री पर आ जाते हैं। तीसरा नंबर में प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। तो देखिए प्राइमरी अल्कोहल में क्या लिखेंगे कि व्हेन प्राइमरी अल्कोहल react with Lucas reagent, primary alcohol react with Lucas reagent, then no turbidity appear, then no turbidity appear। तो टर्बिडिटी एपियर इसमें नहीं होता है। ठीक है, एपियर एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। जब इसको आप बहुत गर्म करेंगे तब जाके आता है। तो इसके लिए फिर यहाँ पर रिएक्शन शो करा देना है। OH प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल हुआ, और 1 डिग्री अल्कोहल पर अनहाइड्रस ZnCl2 डाल के HCl लिख दीजिएगा, और फिर यहाँ लिखिएगा CH3CH2CH2Cl। तो ये हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन, और नीचे लिख लेना है नो टर्बिडिटी एपियर, नो टर्बिडिटी एपियर। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन है, तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको इतना सारा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 23rd नंबर क्वेश्चन आपको बताएं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल का विभेद कैसे करते हैं। तो ये 24 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन से आप क्या समझते हैं? डिस्कस द फैक्टर ऑन व्हिच रेट ऑफ रिएक्शन, कौन कौन सा फैक्टर इस पर डिपेंड करता है, और उस को चर्चा करिए उस सभी का। देखिए फटाफट इसका हम आंसर लिख देते हैं। जैसे रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द चेंज इन concentration of reactant or product, reactant or product with respect to time, with respect to time। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं रेट इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम। ये रेट का इक्वेशन हो गया। Factors, the following factors affect, the following factors affect rate of
केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है? तो कंसंट्रेशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, यूवी लाइट हो गया, कैटलिस्ट हो गया। तो ये सारा चीज़ जो है, सरफेस एरिया हो गया, ये सब रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करता है। ठीक है, अब हम इस सब को एक एक करके लिखेंगे। जैसे पहला लिखेंगे इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, सबके बारे में आपको चर्चा करना है। जैसे इसमें अब क्या लिखेंगे कि एज द रिएक्शन प्रोसीड, एज द रिएक्शन प्रोसीड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस, सो रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो डिक्रीजेस, रेट ऑल्सो डिक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन घटता है। जब कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट हुआ कि जब रिएक्शन होगा, एज द रिएक्शन प्रोसीड, जैसे रिएक्शन बढ़ता है, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस, डिक्रीज करता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन उसका क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन किस चीज़ पर डिपेंड किया? कंसंट्रेशन पर डिपेंड किया। उसी तरह से फिर दूसरा लिखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा इसमें? देखिए, टेम्परेचर के कारण जो एक्टिवेशन एनर्जी है मॉलिक्यूल का, वो कम हो जाता है और रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ कॉलिजन, रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन होता है कि इफेक्टिव कॉलिजन। ठीक है, इफेक्टिव कॉलिजन। जब रेट बढ़ाएं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ेगा, और नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ेगा तो इफेक्टिव कॉलिजन बढ़ेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। प्रत्येक 10 डिग्री टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन का रेट 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। तो ये चीज़ इसमें यहाँ पर आपको मेंशन करना है कि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, number of effective collision, number of effective collision increases. So for each 10 degree Celsius rise in temperature, rate of reaction become डबल हो जाता है। तो मतलब टेम्परेचर का भी इफेक्ट यहाँ पर हो गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपको तो लिखना ही है 1, 2, तीसरा फैक्टर यहाँ पर हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो आपके कॉपी में जो होगा सीधा सीधा आपको लिखते जाना है। तीसरा है कैटलिस्ट, कैटलिस्ट। तो लिखेंगे कैटलिस्ट प्रोवाइड alternative path of reaction which have maximum number which have minimum activation energy, which have minimum एक्टिवेशन एनर्जी। तो कैटलिस्ट एक मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी वाला रास्ता आपको बताता है जिससे कि रिएक्शन इजी हो जाता है। तो ये कैटलिस्ट का इफेक्ट हो गया। चौथा लिखते हैं प्रेजेंस, सरफेस एरिया लिख लेते हैं। सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स वहाँ पर होंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। As the surface area increases, as the surface area increases, then number of
मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया, जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसके पर यूनिट एरिया में बढ़ता है, इंक्रीजेज, सो रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज, रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, वो इंक्रीज करता है। तो सरफेस एरिया का ये इफेक्ट हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको लॉन्ग टाइप से लिखना पड़ेगा। पांचवा हम आपको बताते हैं प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, बहुत ऐसे रिएक्शन हैं जो डार्क में नहीं होते हैं। जब तक उस पर लाइट नहीं पड़ेगा तब तक, या उसको हीट नहीं मिलेगा तो रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। जैसे फोटोकेमिकल रिएक्शन जितने भी होते हैं, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन, जब सनलाइट के प्रेजेंस में होता है तो फ्री रेडिकल रिएक्शन करता है और वो प्रोडक्ट देता है, HCl बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि देयर आर सम रिएक्शन which is possible only when, तभी पॉसिबल है, which is possible only when light is present, light is present। जैसे H2 और Cl2, आपको यहाँ पर सनलाइट डालेंगे तब जाके ये होता है। तो इस तरह से आप देखिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है और कौन कौन सा फैक्टर उसको डिस्कस करने में लगता है, ये सारा चीज़ यहाँ पर आपको बताए। ठीक है, तो ये सब चीज़ है, ऐसे ही आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज इमल्सन, इमल्सन क्या है। तो देखिए इसका आंसर भी हम यहाँ पर लगभग कर ही देते हैं कि द मिक्सचर ऑफ टू immiscible liquid is called emulsion when two immiscible liquid mixed together, इसका बहुत बार आंसर नहीं हो सकता है, liquid mixed, then the solution is called emulsion, emulsion। ठीक है, दो टाइप के, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमल्सन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमल्सन। पहला WO टाइप, तो WO टाइप में थोड़ा सा लिख लीजिएगा कि वाटर इन ऑल, इट इज अ इमल्सन in which water is dispersed in oil। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। WO टाइप हो जाएगा जितने भी आर्टिफिशियल प्रोडक्ट होते हैं, आर्टिफिशियल प्रोडक्ट हो गया, जैसे कि आप इसमें लिख सकते हैं सिंथेटिक सॉल्यूशन, ये लिख सकते हैं। एक एग्जांपल कर देते हैं। दूसरा आप यहाँ पर देख लीजिए, दूसरा OW टाइप, क्योंकि इसका एग्जांपल भी बोला था। अच्छा चलिए ठीक है, OW टाइप जो बोलेगा तो क्या लिखेगा, इट इज अ इमल्सन इन विच ऑयल इज डिस्पर्स्ड इन वाटर, इट इज इमल्सन इन विच ऑयल इज डिस्पर्स्ड इन वाटर। अब इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, बटर, मिल्क, ये सब याद रखिएगा। बटर,
मिल्क ETC कर लीजिए। तो इसको बस छोटा सा था, इसको याद रखना है। अगला है रिएक्शन करवाना। अच्छा, ये कन्वर्जन का व्हाट हैपेंस का क्वेश्चन है, चलिए इसको भी करते हैं, आंसर करते हैं क्या है इसका। देखिए लास्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन, तो ए नंबर दे करके फॉर्मिक एसिड रिएक्ट विथ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन व्हेन, देखिए सिल्वर अलग हो जाता है, क्या होता है, सिल्वर उसमें से एक प्रेसिपिटेट कर जाता है। व्हेन फॉर्मिक एसिड रिएक्ट विथ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, देन सिल्वर इज प्रेसिपिटेटेड, प्रेसिपिटेटेड। जैसे देखिए फॉर्मिक एसिड होता है HCOOH प्लस AgNH3 होल ट्वाइस NO2, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है, या AgNO3 प्लस NH3 आप ऐसे भी लिख सकते थे, हम ऐसे भी लिख दिए हैं, टॉलेंस रिएजेंट जैसे कि ये बनाता है। तो सिल्वर अलग हो जाएगा, सिल्वर प्रेसिपिटेट हो जाता है और AgNO3 डेवलप होता है प्लस अमोनियम नाइट्रेट फॉर्म करेगा। बी नंबर में मेन आपको ये देखना है, वो सब तो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। बी नंबर में देखिएगा एनिलीन रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म एंड NaOH। एनिलीन, एक मिनट पहले इसका रिएक्शन हम यहाँ पर जैसे समझते हैं, ये हुआ एनिलीन NH2, इसको क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट कराना है CHCl3 एंड NaOH के प्रेजेंस में। तो आपको पता है कार्बाइलेमिन रिएक्शन इसको कहते हैं, आइसोसाइनाइड बनता है, क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड, ठीक है। और ये NaOH NaCl H2CO3 ऐसे डेवलप करा दीजिएगा। मेन प्रोडक्ट आप खाली लिखेंगे, जैसे लिखेंगे व्हेन एनिलीन रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म in presence of NaOH, then phenyl isocyanide is formed। तो फिनाइल आइसोसाइनाइड फॉर्म करता है, ठीक है। which have, बहुत खराब स्मेल होता है, वेरी बैड ऑर्डर, जो कि बहुत ही खराब स्मेल कराता है। रिएक्शन में आप खाली इसको इतना लिख करके छोड़ देना है, ठीक है, इस सबका कोई काम है नहीं। तो आपको देखिए व्हाट हैपेंस व्हेन में जब भी पूछता है तो इसका आंसर बहुत लंबा चौड़ा तो नहीं होता है, लेकिन आपको रिएक्शन दिखाना है और जो मेन प्रोडक्ट होता है उसको आप जरूर दिखाइएगा, ठीक है। तो ये था लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन बता दिए, लॉन्ग क्वेश्चन बता दिए, सारा क्वेश्चन 2022 का पूछा हुआ था और इस सब को एक बार रिवाइज करके आपको एग्जाम में जाना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड रहता है, जो सब्जेक्टिव होते हैं वो। अब अगला लेक्चर जो है आपको जो मॉडल पेपर एक जो आया था उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन आंसर की आपको करवा दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।